दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय समाज का विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक समागम हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप और रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इसका असर वनवासी समाज की परंपराओं पर नहीं पड़ेगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अमित शाह ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि लोभ, लालच और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक चेतना का ऐतिहासिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज प्रकृति पूजक है और उसकी विशिष्ट पहचान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं इधर डी लिस्टिंग की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल राजनीति कर रही है और आदिवासी आयोजनों से उसे तकलीफ होती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मामले में अपनी बात रखी। भूपेश बघेल ने कहा, सरकार में ताकत नहीं कि वह इसे लागू कर सके। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। केदार कश्यप ने कहा कि धर्मांतरित लोगों को एससी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देश भर में आदिवासी समाज की संस्कृति को भ्रमित करने का काम किया गया है। वहीं इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते उन्होंने इस मामले को खारिज किया था। लोगों को धर्मांतरित कैसे किया जाए, कांग्रेस यह सोचती है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। हम लोग प्रकृति के पूजक होते हैं और हम लोगों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, जिसको पिछले दिनों से काफी विधर्मी लोग उसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय समाज यहाँ पर एकत्र होकर यही आह्वान करना चाहता है कि अब ये बहुत हो चुका, हमारी संस्कृति से खेला नहीं जाए और जो डीलिस्टिंग कानून है मतलब वो इस देश में पास होना चाहिए। आज आदिवासी सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम के बहाने दिल्ली सबको बुला करके इसमें छद्म राजनीति करने का कोशिश है। आपस में आदिवासियों को बांटने का कोशिश हो रहा है। किन प्रकारेण आदिवासियों की जनसंख्या कैसे कम हो, इसमें दिमाग लगाया जा रहा है। आदिवासियों को आपस में डीलिस्टिंग के नाम पर लड़ाने का कोशिश है। आदिवासी समाज को धर्म और संस्कृति के नाम पर बांटने की राजनीति की जा रही है। तो रोक कौन रहा है? सरकार इनकी है। भ्रम फैलाने में इनके मास्टरी है। प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये उसी प्रकार की बातें हैं। इसकी ताकत नहीं है कर सके संविधान। जहाँ तक डीलिस्टिंग की बात है तो डीलिस्टिंग को लेकर के बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो प्रावधान किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहते हैं उस समय में उन्होंने एक सिरे से इस पूरे मामले को खारिज किया है और उसका परिणाम हमारा आदिवासी समाज भुगतना आया। और ये हमारी मांग है कि डीलिस्टिंग की दृष्टि से जो हमारे संस्कृति को नहीं मानता, हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानता, तो वो हमारे समाज में रह करके हमारे समाज को जो आरक्षण मिलता है तो उसका लाभ वो लेकर के हमारे संस्कृति को खत्म करने का साजिश कर रहा है। तो उसको डीलिस्टिंग करने का काम करे, ये हमारी मांग भी है। दिल्ली के लाल किला मैदान से उठी जनजातीय अस्मिता और डी लिस्टिंग की बहस अब सियासी गलियारों में भी तेज होती दिख रही है।
वहीं एक तरफ बीजेपी इसे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की रक्षा का अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने और राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रही है। धामांतरण, यूसीसी और डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों पर छिड़ी इस बहस ने आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति को और ज्यादा गरमाने के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार, छत्तीसगढ़ अस्मिता बनाम सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले निगाह डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धर्मांतरण पर अमित शाह के बयान के क्या है मायने? आदिवासी समाज को लेकर के हो रही सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर आदिवासियों को बांटने का आरोप? यूसीसी को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और पहचान का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजातीय जागृति समिति के कार्यक्रम में देश भर से हजारों आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया। तो वहीं डीलिस्टिंग के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब गर्मा गई है। बीजेपी इसे जनजातीय अधिकारों और पहचान की आवाज बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने की राजनीति करार दे दिया है। तो जनजातीय अस्मिता को लेकर के महासम्मेलन हुआ, जहां लाल किला का जो मैदान है वो शक्ति का मंच बना। डीलिस्टिंग पर सियासी संग्राम अब देखने को मिल रहा है। आदिवासी मुद्दों पर जो घमासान है वो भी अब शुरू हो गया है। यूसीसी पर भी सियासत जो है वो गर्मा गई है। संस्कृति और सियासत अब आमने सामने है। देश भर से लाल किला मैदान में हजारों आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे। दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय समाज जुटा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मांतरण पर सख्त संदेश दिया और यूसीसी को लेकर के भ्रम को ना फैलाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाया जाए। जनजातीय संस्कृति को बचाने का संकल्प भी वहां पर लिया गया। डीलिस्टिंग की मांग पर राजनीति जो है अब वो तेज हो गई है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। शुरुआत में चलिए गंगवानी जी आपसे कर लेता हूँ। गंगवानी जी, आज हमने जो देखा दिल्ली में जो हुआ और जो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और या जो भी बातें उन्होंने कही हैं, क्या कहेंगे इस पर? गंगवानी जी। शुद्ध देखिए, आज का जो पूरा आयोजन है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम डीलिस्टिंग लागू करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। आज अगर सचमुच इनकी नियत नीति मंशा डीलिस्टिंग लागू करने की है, तो कौन इनको रोक रहा है? क्यों नहीं इसको लागू करने का प्रयास करते हैं? यहाँ से ये महत्वपूर्ण है कि धर्मांतरण की तरह डीलिस्टिंग इनका एक राजनीतिक पाखंड है, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है। आज आदिवासी वर्गों को बांट के, काट के अपने राजनीतिक हितों को साधने का दुष्प्रयास है। मैं इसके कहने की कारण आपको देना चाहूंगा। ये लगातार अवसर वाली राजनीति कर रही है। एक तरफ ये कहती है हम डीलिस्टिंग लागू करेंगे, दूसरी तरफ खुद ही आदिवासी का आयोजन करके एक उसके आंदोलन करने का प्रयास कर रही है। मतलब दोहरा चरित्र स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अध्यांशु जी अंडरलाइन कर दूं, संविधान के आर्टिकल 341 और 342 इसमें डीलिस्टिंग का पूरा डिटेल है। पहला मैं स्पष्ट कर दूं, 341 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनुसूचित जाति को धर्म के आधार पर आरक्षण और सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसके जो आरक्षण की सुविधा है और जो राजनीतिक जिसको अन्य सरकारी लाभ मिलते हैं उससे वंचित होगा। लेकिन संविधान का आर्टिकल 342 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके पीछे का कारण धर्म का आधार नहीं है, उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी पूजा की पद्धति, इस आधार पे आदिवासियों को आरक्षण दिया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि जब देश का संविधान ये कह रहा है कि आरक्षण की जो क्राइटेरिया है वो धर्मांतर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आदिवासी वर्गों को दो वर्गों में बांटने के लिए, हमने पहले भी देखा दिव्यांशु जी,
सलमान ईसाई आदिवासी, लगातार उनके बीच मतभेद पेश करके, आज उनके बीच विवाद स्थित करके ये राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। ये स्पष्ट है। क्यों नहीं लागू कर रहे लिस्टिंग, बताइए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, देश के संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। अगर आप सचमुच आदिवासी समर्थक हैं, 3.5 साल से 32% आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में कैद पड़ा है, आप इसको क्यों पारित नहीं करते? 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जल जमीन पर कब्जा करने की बात करते, आप उसमें क्यों परिवर्तन की बात नहीं करते? नगरनाला प्लांट जिसमें आदिवासी की भावनाएं जुड़ी है, उसके निजीकरण की साजिश कर रहे हैं। जिसका लगातार आदिवासी विरोध कर रहे हैं, आप उसकी लीज कैंसिल नहीं करते। एक साथ बहुत सारे सवाल दाग दिए, चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। जी सुनील जी, क्या कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, जनजाति सांस्कृतिक समागम ऐसा एक दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरे देश से जनजाति समाज के हमारे बंधु जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जनजाति सुरक्षा मंच है उसके माध्यम से यह कार्यक्रम हुआ। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने उल गुलान आंदोलन जो चलाया था, शायद उसके बारे में कांग्रेसी पढ़ ही नहीं पाते होंगे, नाम भी लेने में हिचक हो रही है कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जरा कांग्रेसी पढ़ लें। उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो यही था कि धर्मांतरण को कैसे रोका जाए, आदिवासी संस्कृति को, जनजाति संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उनका खान पान, रीति रिवाज, रूढ़ियां जो है, सांस्कृतिक पहचान है, उसकी रक्षा करना। उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ जब पूरे देश के सभी राज्यों से जो जनजाति समाज के बंधु है वो पहुंचे हैं और स्वधर्म की रक्षा उनका सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और एक विषय मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि ये अनुच्छेद 342 की बात कर रहे थे कि जिसके अंतर्गत में प्रावधान है। मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है, एक चिन्मयानंद वाला मामला है जी। और उसमें 342 वाला जो मामला है उसमें बहुत स्पष्टता से प्रावधान जो है वो किया गया था, कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि यदि किसी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी मान्यता बदल लिया हो, रूढ़ी परंपरा को नहीं मानता हो, तो उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर देना चाहिए, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और उसके अलावा माधुरी पाटिल महाराष्ट्र राज्य, इन दोनों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था वो कोली जनजाति से मामला था कि फर्जी जाति पर प्रमाण पत्र बना दिया। उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक छानबीन समिति बनेगी और छानबीन समिति जाएगी कहां? उसके गांव में जाकर के वो ग्राम सभा के लोगों से बात करेगी कि उसकी जो रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को वो मानता है कि नहीं मानता है, कि केवल बोल रहा है। यदि नहीं मानता है तो फिर वो जनजाति समाज का नहीं है। लगातार न्यायालय जो है इस मामले में अपना पक्ष रखते गए हैं और न्यायालय में बात सिद्ध होती गई है कि धर्मांतरण के कारण जनजाति समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति नष्ट हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे पहला प्रकरण 1977 में मध्य प्रदेश राज्य का था और उसमें भी मिशनरी जो गए थे और जाकर के बोलने लगे कि जो अनुच्छेद 25 है, धर्म की स्वतंत्रता, वो हमको अधिकार देती है। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि 1977 में, याद रखिए, कि आपको अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है। ये 1977 का मामला है। 2022 में फिर कोर्ट में याचिका लगी मिशनरियों के द्वारा और कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा विषय है, खासकर बॉर्डर के क्षेत्र में जहां पर देश की सीमाएं हैं, वहां पर यदि धर्मांतरण होता है, उसका कुचक्र चलता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके बाद राज्यों को कानून बनाने की शक्ति जो है न्यायालय ने दिया। बहुत सारे राज्यों ने उसमें कानून बनाए भी। तो कुल मिलाकर के देश का न्यायालय तो बार बार कह रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण बड़ा विषय है। आज जब आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय अपनी रक्षा करने के लिए खड़ा है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द, ये झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिसने अपनी रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को छोड़ दिया, उसको बांटने का सवाल नहीं, उसने खुद अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसे 80-90% लोग लाभ लेते हैं छुप करके कि वो एक तरीके से मानते तो धर्म दूसरा है। आप बताइए कि ये अपने जनजाति समाज में चर्च का क्या मतलब? वो तो अपने पाहन को मानते हैं, वो तो अपने रीति रिवाज को मानते हैं, अपने पाहन की बात को मानते हैं, वो उनके निर्देशक लोग हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा होता है। ठीक है सुनील जी,
भगवान बिरसा मुंडा ने बलिदान क्यों दिया? ठीक है सुनील जी, किसकी लड़ाई लड़ी? जी, आदिवासी जनजाति समाज को बचाने की लड़ाई लड़ी। ठीक है, उसको कांग्रेस नहीं समझेगी। ठीक है, आपने और गंगवानी जी कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। मैं एक टिप्पणी मनीष जी से चाहूंगा, उसके बाद गंगवानी जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए गंगवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सुनील जी की बात पर। मनीष जी से जब संपर्क होगा उनके पास सब जाएंगे। जी गंगवानी जी। जी मैंने बहुत शांति से सुना। अभी सच खोलूंगा ना तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मेरा निवेदन है शांति से मेरी बात सुनिएगा तो अपनी बारी बात करिएगा। देखिए महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह जी, यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए डीलिस्टिंग को लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये डीलिस्टिंग है, ये विषय जो है केंद्र सूची का है। केंद्र में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सांसद आपके हैं, राज्यसभा में भी आपके सांसद की संख्या है। मैं स्पष्ट उसे पूछना चाहता हूं, इस चैनल पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय, ये वोटों के धुड़के की राजनीति करने के बजाय आप इसको तुरंत लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा एक सीधा यस प्रश्न है। आप इस पर राजनीति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तुरंत लागू करिए ना, डबल इंजन की सरकार लागू करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र धर्मांतरण की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण बात कोट कर दूं। 2006 में जब यहाँ रमन सरकार थी, धर्म स्वातंत्र विधेयक सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया था। 2006 में ये सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ। 2006 से 2026 ये राजभवन में अटका रहा, उसको पारित नहीं करते। यही शायद सरकार जब यहाँ सरकार बनाई, विधानसभा की पहली बैठक में कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है, अगले 60 दिन मतलब 2 महीने में लागू कर देंगे, लेकिन 2.5 साल तक लागू नहीं करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे मित्र भी सुप्रीम कोर्ट का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लागू करिए और पूरे देश में लागू करिए। लेकिन आज इनकी सरकार को 12 साल हो चुके हैं, क्यों केंद्र की मोदी सरकार धर्म के खिलाफ कानून नहीं करते? आप धर्मांतरण में राजनीति करनी है, आपको डिलिस्टिंग के नाम पर राजनीति करनी है, सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति छोड़ के ये जो राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखा के राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास करते हैं, ये सब जो है देश की जनता के सामने आ चुका है। दिव्यांशु जी, ठीक है गंगवानी जी, आपकी बात पर सुनील जी मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मनीष जी भी जुड़ गए हैं। एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। मनीष जी, बड़ा सवाल यही है जो अमित शाह ने आज बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि भाई धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा और ये भी कहा कि भाई यूसीसी को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वनवासी समाज की परंपराओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर मनीष जी? मुझे निश्चित रूप से चीज है, उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कहा है कि आदिवासियों के किसी भी हित को यूसीसी से प्रभावित नहीं होंगे और उनको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। इसके साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि धर्मांतरण को लेकर के जो रुख है सरकार का, उसको लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण यदि जबरिया धर्मांतरण करता है, हमारा संविधान जो है वो हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीने की आजादी देता है, मगर उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच या इसके द्वारा उसका धर्मांतरण किया जाता है और वो धर्मांतरण के बाद दूसरे धर्मों को अपना लेता है, तो उस समय जो उसकी स्थितियां है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा कि किसी को भी लोभ से, लालच से या किसी भी और तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने दोनों ही चीजों को स्पष्ट किया है। एक तरफ धर्मांतरण को लेकर के अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने यूसीसी को लेकर के जो आदिवासियों के मन में सवाल थे उसका भी सीधे तौर पर जवाब दिया है। तो सीधा संदेश उन्होंने देने का एक प्रयास वहां से किया है कि न तो आदिवासियों के हितों को कहीं प्रभावित किया जाएगा और नहीं धर्मांतरण को भी सह दी जाएगी। तो दोनों ही चीजें उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कही है और इसका सीधा संदेश ये जाता है। आदिवासी जो कुंभ वहां पर हुआ था उसमें जो उन्होंने बातों को रखा है वो सीधे तौर पर इसको इशारा करते हैं कि आदिवासियों को लेकर के और आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें और उनके अधिकारों को लेकर के कितनी गंभीर है और किस तरीके से उनके लिए वो काम करना चाहती है। तो ये दोनों ही एकदम स्पष्ट करिए। चलिए ठीक है मनीष जी। सुनील जी, अभी गंगवानी जी कुछ कह रहे थे, कुछ मांग वो रख रहे थे कि भाई ये काम हो सकता था, वो कानून को लेकर के भी कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे इस पर सुनील जी? देखिए गंगवानी जी क्या है, खुद तो कुछ कर नहीं पाया और अब मांग तो हम ही से करेंगे और हम मांग पूरी भी करेंगे। देखिए भगवान बिरसा मुंडा को का जो सपना था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कर रही है। जनजाति समाज की रक्षा करना, जनजाति समाज वो समाज है जो प्रकृति का पूजक है। जनजाति समाज धरती की पूजा करता है, जनजाति समाज जल जंगल जमीन की पूजा करता है, सूरज चंद्रमा की पूजा करता है। लेकिन
ये लोग उसको हमेशा से अलग तोड़ना, सनातनी समाज से अलग तोड़ने की बात कांग्रेसी करते रहे। सनातन और जनजाति समाज एक है। प्रभु श्री राम ने माता शबरी के बेर खा करके साबित करके दिखा दिया कि हम सब एक हैं। निषाद राज के साथ मित्रता करके दिखाया कि कोई भेद नहीं है। जब भगवान श्री राम को लंका में लड़ाई लड़ना था तो जनजाति समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ने का काम किया था। तो कुल मिलाकर के हमारी संस्कृति में जनजाति जो समाज है वो बिल्कुल रचा बसा है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को बहुत दिक्कत है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस को अभी भी समझना चाहिए। जब भूपेश बघेल जी थे मुख्यमंत्री तो एसपी ने पत्र लिखा था ना कि धर्मांतरण एक बड़ा विषय होने वाला है। इसी छत्तीसगढ़ में लाश को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वो व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर उसको जनजातीय जो शमशान घाट है वहां पर नहीं दफनाया जा सकता, उसको ईसाई रीति रिवाज से अन्य जगह पर वहां पर उसको दफनाना चाहिए। ये कोर्ट से निर्णय आया। कोर्ट तो लगातार कह रहा है। और इसी प्रकार से एक और मैं विषय बता दूं आपको कि समय दीजिएगा, हाई कोर्ट में एक और मामला गया। मेघालय के खासी जनजाति का एक मामला था। उसमें भी यही बात थी कि वो लोग वहां पूजा पाठ करते हैं लेकिन ये धर्मांतरी लोग उसमें शामिल होना चाहते थे। कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि आपने अपनी पूजा पद्धति बदल दी है तो आप इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर देंगे, इसलिए आप नहीं जा सकते। न्यायालय बार बार कह रहा है, संविधान के प्रावधान बार बार कह रहे हैं और जनजाति समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है भगवान बिरसा मुंडा से लेकर आज तक। लेकिन कांग्रेसी इसके पापी बन रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। और यूसीसी के भ्रम फैलाने वाले समझ लें, यूसीसी उत्तराखंड और गुजरात में है, वहां पर विशेष प्रावधान करके जनजाति समाज को अलग रखा गया है। बता दिया है गंगवानी जी, आप पापी हैं। इतने सालों से जनजाति समाज के साथ में ऐसे। ठीक है, चलिए गंगवानी जी जवाब दीजिए। इतना अच्छा भाषण मेरे मित्र चैनल पे देते हैं, इतनी नियत नीति मंशा होती तो इस कानून को तक लागू कर देते 12 साल में। मैं स्पष्ट उससे कह रहा हूं, मैंने 3 बार पूछा, कोई जवाब नहीं आता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी तरह जो आरएसएस और से जुड़े संगठनों ने जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम, ये जो है ना, इनका सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक स्टंट है। ये वोटों के धोने की राजनीति है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों जगह आपकी सरकार आप क्यों लागू नहीं करते? ये सीधा से स्पष्ट रूप से दिखता है कि आदिवासी पहचान, उनके संवैधानिक अधिकार, उनको जो आरक्षण का लाभ मिलता है, जो सरकार की विशेष सुविधाएं मिलती है, उसको रोकने की साजिश और षड्यंत्र। आरएसएस का संगठन, इनकी मूल जो धारणा यही है। ये सीधा सीधा समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ये आदिवासी के मौलिक अधिकार और उनकी जो सुविधाएं मिली है उसको रोकने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं। आदिवासी लगातार हम तो उनके अधिकार देना चाहते हैं। जो लोग मतलब ये मानते हैं कि आदिवासी का असली मांग जो है वो सरना धर्म कोड है, जिसमें वो विशिष्ट पहचान की बात करते हैं। रोकने का काम है। दिखता है कि 3.5 साल से आरक्षण रोकना चाहिए। जहां भाजपा की सरकार है वहां पैसा कानून का विरोध करके उनकी जमीन को पूंजीपति को सौंपने की साजिश करते हैं। 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन के जल जमीन को सौंपा। ये टाटा को 4200 एकड़ जमीन जब यहाँ रमन सरकार थी, ये आदिवासी को सौंप दिए। कांग्रेस की सरकार ने जमीन लौटाई। ये मूलभूत अंतर है। कांग्रेस ने 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देके पूरे सबसे अधिक जो है संवैधानिक अधिकारों का पालन किया। कांग्रेस सरकार ने पैसा कानून लागू किया। ये तो आदिवासी के जल जंगल में कब्जा करे। तो काहे के लिए हार गए भैया? जनता की अदालत में निर्णय आया ना, पूंजीपति मतों को सौंप चुके हैं। अगर सब कुछ किया तो जनता की अदालत में जनजाति समाज ने आपको नकारा क्यों? ठीक है, चलिए। जनजाति समाज ने कांग्रेस को प्रदेश से लेकर के देश को नकार दिया। बांटने और काटने की राजनीति मत करिए। ये आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है आदिवासियों के आरक्षण को रोकने का, आदिवासियों को बांटने वालों के साथ तो कांग्रेस खड़ी है भैया। आदिवासियों का हक अधिकार लूट करके धर्मांतरण करा के संस्कृति को नष्ट करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। और ये देश का आदिवासी जान रहा है और इसीलिए कांग्रेस बच रही है। पश्चिम बंगाल में देख लें, सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। छत्तीसगढ़ की जनजातीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। देश की जनजातीय सीटों पर जीत रही है क्योंकि आप उनके अधिकारों पर धर्मांतरित लोगों को चलिए। ठीक है गंगवानी जी, सुनील जी, उनका शोषण करते ठीक है। पाप करते रहे।
जनजाति समाज के अधिकारों को धर्मांतरित लोगों को देने का पाप। ठीक है चलिए एक टिप्पणी मनीष जी से भी ले लेते हैं। मैंने इनको पापी कहा। ठीक है पाप किया इन्होंने। अरे ठीक है सुनील जी, ये पापी कौन है देश की जनता जानती है। चलिए ठीक है जनता तो सब देख रही है ना कौन पापी है और मेलोडी चॉकलेट खा किसने पाप किए और किसने पुण्य किए। ठीक है देश की जनता जानती है। चलिए ठीक है मनीष जी एक आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो बात जो गंगवानी जी कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, कानून लागू करने में क्या दिक्कत है, कर दें, क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए एक चीज ये स्पष्ट है कि कानून लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, मगर कानून जो लागू किए जाते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उस पे जाता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब आई थी उसके पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन जब लागू करने की बात आई तो उन्होंने बोला ये जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की, वो एक आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र में उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनका जो जीवन शैली है उसको ध्यान में रख करके, उसके साथ साथ जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान में रख करके हम उसको धीरे धीरे लागू करेंगे, मगर 5 साल निकला लागू नहीं हुआ। इस बात का जिक्र इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जब किसी कानून को लागू करने की बात होती है उस समय जब हम परिस्थितियां देखते हैं जो राज्य में लागू किया जाना है उनकी परिस्थितियां देखते हैं, वहां के आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका क्या चीजें, उन सारी चीजों को देखने के बाद कोई कानून को लागू किया जाता है। और मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जहां जहां पर भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया गया है वहां पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि आदिवासियों के हित किसी भी रूप से प्रभावित न हो। इस बात को उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है और इस बात को कहा है कि मैं देश के गृह मंत्री के रूप में इस बात को कह रहा हूं। तो उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया है और उसके बाद ये मैंने कहा ना कि जब किसी बात को लागू करने की स्थिति आती है तो वहां पर सारी चीजों को देखा जाता है और सारी चीजों को देखने के बाद और वो कानून उस प्रदेश के हिसाब से बना करके फिर उसको लागू किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी जीवन शैली अलग अलग है, हर आदिवासियों की भी जीवन शैली अलग अलग है। तो मुझे लगता है उसके हिसाब से कानून लागू होगा और उस हिसाब से ही चीजों को देख करके काम किया जाएगा। क्यों लागू नहीं करी बताइए ना, सीधा प्रश्न है मेरा। ठीक है अगर वो सरकार डबल इंजन की सरकार लागू करे ना कौन रोक के रखा है? ठीक है चलिए आपकी मांग भी अपनी जगह जायज है कि भैया डबल इंजन की सरकार है, लागू करना चाहिए, कर सकते हैं। और भाग गए थे, ठीक है, धर्मांतरण कानून में काहे भाग गए थे? यूसीसी पे सपोर्ट करो, सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पे सपोर्ट करो। ठीक है चलिए ठीक है, बोलो यूसीसी लागू होना चाहिए, अभी सब ढीला पड़ जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है, ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है धर्मांतरण में कैसे भागे थे? चलिए ठीक है सुनील जी, चलिए ठीक है गंगवानी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आदिवासियों के, जनजातीय समुदायों के जो हित हैं उनका लाभ, उनका पालन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि भाई उन पर किसी तरह की आंच ना आए, उनके जो नियम कानून हैं वो पूरी तरह से एज इट इज रहें जो रहते आए हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, समय की बाध्यता है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।